अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, 9:45 देखो 9:45। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे तीखे जुबानी तीर तेजी से छोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र के इस चुनावी रण में ओवैसी ब्रदर्स भी अपनी मौजूदगी बार बार दर्ज करा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रण में 15 मिनट की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। ओवैसी ब्रदर्स का चुनावी मंच कहीं भी सजे, वहां से 15 मिनट का जिन बाहर आ ही जाता है। महाराष्ट्र चुनाव में अब 5 दिन का वक्त बचा है। इस बीच ओवैसी ब्रदर्स 15 मिनट के नाम पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। छोटे ओवैसी ने 12 साल पहले जिस 15 मिनट के नाम पर भड़काया, और अब दोनों भाई फिर से 15 मिनट की याद दिला रहे हैं। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां की जुबान पर भी अब 15 मिनट का ही जिक्र है। सोलापुर की रैली में बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ इस तरह से 15 मिनट का जिक्र किया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, 9:45 देखो 9:45। मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा। हालांकि इस बार ओवैसी ब्रदर्स का अंदाज़े बयां कुछ बदला है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में इसी महीने चुनावी सभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट को हवा दी। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। 15 मिनट वाली धमकी को भले ही 12 साल हो चुके हों, लेकिन आज भी ओवैसी बंधुओं का इस 15 मिनट से आमना सामना होता रहता है। 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दें तो पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ओवैसी ब्रदर्स की इस 15 मिनट वाली धमकी पर बीजेपी ने एक बार फिर से पलटवार किया। आरोप लगाया कि वोट के सौदागर ऐसी बयानबाजी से देश में आतंक जैसा माहौल बना रहे हैं। कोई धर्म गुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, यानी कानून से मतलब नहीं। तौकी रजा कहे मैं दिल्ली को घेर लूंगा, ओवैसी कहे 15 मिनट में बता दूंगा, आबिद कहे कि ये पाकिस्तान होता लखनऊ तक। ये वोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। सोलापुर की रैली में ओवैसी को भड़काऊ बयानबाजी पर पुलिस ने मंच पर ही नोटिस थमा दिया तो ओवैसी आग बबूला हो गए। ओवैसी ने नोटिस को पढ़ा और फिर सवाल उठाए। पूछा कि मुझे नोटिस मिला, नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं? मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं।
आई लव यू। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं। ये बात भी सच है कि 12 साल पहले छोटे ओवैसी की जुबान से निकली ये जहरीली तकरीर आज भी ओवैसी ब्रदर्स की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। इसी साल मई में हैदराबाद के चुनाव में भी 15 मिनट पर सियासी शोर देखने को मिला था, जब नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को 15 मिनट के बदले 15 सेकंड का चैलेंज दिया था। महाराष्ट्र की लड़ाई सिर्फ 15 मिनट पर ही नहीं रुकी, बल्कि औरंगजेब और रजाकारों पर भी है। औरंगजेब और रजाकारों का चैप्टर खुला तो सियासी बयानों की बौछार और तेज होने लगी। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 खेमे हैं। एक ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाला। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की लड़ाई रजाकार, औरंगजेब और 15 मिनट पर आ गई है? इस बार 15 मिनट की बात कहकर ओवैसी ब्रदर्स कौम को उकसा रहे हैं। क्या वोट बैंक के लिए हिंदुओं को डराने की साजिश की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चुनाव के करीब आते ही नेताओं की जुबान का ब्रेक फेल हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, 15 मिनट वाला बयान कुछ ऐसा है कि 12 साल पहले जब यह बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था तो इस पर जमकर बवाल हुआ था। एक पक्ष ने इस पर जिस तरह से विरोध दर्ज कराया था, ऐसा माना गया कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत हो गई। लेकिन ओवैसी ब्रदर्स इस बयान का ऐसा लगता है कि तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब चाहते हैं तब मयान में से निकाल देते हैं। सवाल यह है कि इसका फायदा क्या है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत रंगरेज साहब आप ही से करता हूं। मतलब बिना 15 मिनट के सर बात बन नहीं पा रही आप लोगों की। समय समय पर ये 15 मिनट वाला जिन आप लोग निकाल लेते हैं। देखिए अनुरूप भाई, 15 मिनट से हमारा पुराना नाता रहा है और जिस तरीके से 15 मिनट की बात होती है तो जो और विपक्षी पार्टियां हैं वो एकदम उन आग बबूला हो जाती हैं। दूसरा, अभी बैरिस्टर साहब को आपने बताया, उन्होंने जो महाराष्ट्र की जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक नोटिस जारी किया, मगर वही नोटिस फर्नांडिस को नहीं जारी किया गया। जो नफरती और लोग हैं, जो नफरती बातें कर रहे हैं, हमने तो कोई ऐसा बात भी नहीं कही, तब भी हमें नोटिस दे दिया गया। ये दिखाता है ये सरकार किस तरीके से भाजपा को गई है। मुझे बताइएगा नोटिस में क्या लिखा था पुलिस ने? जब से बैरिस्टर साहब ने अपने हाथ में कमान संभाली। रंगरेज साहब, आवाज आ रही है ना मेरी? मैं कह रहा हूँ नोटिस में क्या लिखा था पुलिस? देखिए वो तो बैरिस्टर हाँ, देखिए बैरिस्टर साहब ने उसको पढ़ा और सारी चीजें बता दी उन्होंने। क्या मैं बता देता हूं रंगरेज साहब, हो सकता है कि आपको ना पता हो, मैं बता देता हूं। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत ना हो। जब कोई रंगरेज साहब, उसमें लिखा था कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत ना हो। देखिए धर्म युद्ध की बात आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं रखना है कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत हो रही है नहीं? अनुराग भाई, देखिए धर्म युद्ध की बात कौन लेकर आया चुनाव में? धर्म युद्ध कौन लेकर आ रहा है? वोट जिहाद कौन लेकर आ रहा है? लव जिहाद कौन लेकर आ रहा है? तो मैं तो इलेक्शन कमीशन को ऐसे दूरबीन से ढूंढ रहा हूं, कहीं इलेक्शन कमीशन मिल जाए जो कार्रवाई कर दे। इलेक्शन कमीशन पर आ गए, आपको नोटिस गया तो वो गलत है। हेमंता बिस्वा और आप उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस थमा दे? नहीं, मैं तो ऐसे ढूंढ रहा हूं, मगर वो इलेक्शन कमीशन दूरबीन से नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ गायब है हमारे इलेक्शन कमीशन, वो क्या कर रहा है? में ढूंढ रहे हैं, इंडिया में ढूंढिए। वो तो खुलेआम दिख रहा है उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्या सवाल है। जो खुलेआम धर्म युद्ध की बात करते हो, वोट जिहाद की बात करते हो, वो किन मुद्दों पर? नहीं, भाजपा मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहती।
नहीं, वो मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं आप। 15 मिनट की बात कहकर मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों रंगरेज साहब, कैसे 80-20 हो, 15 मिनट की बात कहकर आप मुद्दों की सियासत कर रहे हैं। देखिए, अरे आपने 15 मिनट की बात ही नहीं समझी। उन्होंने कहा 9:45 हो रहे हैं, 10 बजे चुनाव आयोग की तरफ से है कि कोई भी बड़े नादान बन रहे हैं साहब। आपके पार्टी के जो लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो बैरिस्टर हैं और आप यहाँ बैठकर नादान बन रहे हैं। 1 मिनट, कोर्ट में जाइए, आप पुलिस थाने में जाइए। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, अजहरी साहब आपके ऊपर हंस रहे हैं। अब आपके ऊपर हंस रहे हैं, किन बातों पर हंस रहे हैं? मैं 1 मिनट तुहिन सिन्हा के पास चला जाता हूँ। तुहिन सिन्हा जी वो कह रहे हैं 15 मिनट का मतलब आप हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ज्यादा समझदार या तो बैरिस्टर साहब है या फिर मेहरुद्दीन रंगरेज साहब है। देखिए, पूरी तरह से चुनाव में, इन चुनाव में अप्रासंगिक, 1 मिनट रंगरेज साहब सुन तो लीजिए, तुहिन सिन्हा क्या कह रहे हैं। हाँ, तुहिन जी, इन चुनाव में पूरी तरह से अप्रासंगिक और यूजलेस साबित होने के बाद ओवैसी साहब में जो बौखलाहट है वो दिख रही है उनकी बातों में। और इनके जो प्रवक्ता है वो दूरबीन लेके देख रहे हैं कि कहाँ इलेक्शन कमीशन। अरे फिलिस्तीन में मत देखिए, इंडिया में देखिए, आपको नजर आ जाएगा। दिल्ली में बैठते हैं, जाके मिल लीजिए, शिकायत करिए वहां पर अगर जेन्युइन कोई शिकायत हो, और नहीं तो चुपचाप बैठिए। देखिए, ये लोग जो है ये लोकतंत्र के लिए अनफिट है। इनका एक ही पर्पस है, इनके जीवन का एक ही मकसद है कि वही रजाकार मानसिकता को कायम रखें जो आज से 75 वर्ष पहले जिसको हमने कुचला था और जिसकी नींव जो है इस देश से खत्म की थी। वही रजाकार मानसिकता ये आज भी जीवित रखना चाहते हैं और इसीलिए बार बार ये 15 मिनट लाते हैं। इनके प्रवक्ता है वारिस पठान, उन्होंने 15%, ये 15 मिनट की बात करते, वो 15% वर्सेस 85% की बात करने लगे। देखिए, इस मानसिकता से इनको ऊपर उठना लगेगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूँ ये इस तरह की बातें करना जो एक न्यूसेंस वैल्यू इनका हमेशा से रहा है। सवाल ये उठता है कि खारगे जी आज क्यों चुप है? खारगे जी जो बटोगे तो कटोगे में जिनको आतंकवादी की भाषा दिखती है, क्या 15 मिनट वालों में उनको कोई आतंकवादी नजर नहीं आता है? आपको पता होगा कुछ हफ्ते पहले ये लोग गुहार लगा रहे थे इंडी अलायंस से, अगाड़ी से, महाराष्ट्र के अंदर की किसी तरह से हमारे साथ साठगांठ कर लीजिए, हमारे साथ एक अलायंस कर लीजिए। और ये सवाल ये सभी इंडी अलायंस पार्टनर्स पे लागू होता है कि क्या उनको AIMIM चीफ की बातों में आतंकवादी लेकिन नहीं आती। तुहिन जी देखिए, आप हम तो बातों की जलेबी नहीं बनाएंगे ना, आप हम तो सीधा सवाल पूछेंगे। तो अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो सवाल पूछता है AIMIM से, तो इस तरह के बयान चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तब या चाहे जब ओवैसी साहब दे रहे हैं तब, वो ये सीधे तौर पर कहते हैं कि हम तो ये कहना नहीं चाहते। तो क्या ये देश की जनता को या एक वर्ग को बेवकूफ समझने जैसा नहीं है कि आप कह भी सब दें और आप कह दें कि नहीं नहीं साहब हमारा तो वो मतलब ही नहीं था? नहीं, ये खुले तौर पर उकसाने का प्रयास है। ये क्या ये इनोसेंस की बात ही नहीं है। रंगरेज साहब, आपके मुताबिक ये कुछ नहीं था, लेकिन तुहिन सिन्हा बीजेपी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर आप उकसा रहे हैं और पुलिस के नोटिस पर भी ध्यान दे तो वो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की भावनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। रंगरेज जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी ये रजाकारों की बात कर रहे थे, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। और 15 सेकंड आपको देने के लिए नींद उड़ा रहे 15 मिनट पर बात की। और रही आपने जो ये 15 मिनट वाली जो बात है, 15 मिनट वाली जो 15 मिनट की बात जो चल रही है उसमें 15 सेकंड की भी बात है, 5 मिनट की भी बात है, मगर उन बयानों को आप कैसे कहेंगे? नहीं साहब, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप 15 मिनट का जिक्र लेकर आएंगे, दूसरा पक्ष क्या चुप बैठे? आप ये चाहते हैं कि वो चुप बैठे? 5 मिनट हटा दो। नहीं, आप 15 मिनट की बात कर दें, मुस्कुरा दें, मजे लेकर चले जाएं, तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरा पक्ष सुनकर चुपचाप बैठ जाए? अरे सुनिए अनुराग भाई, पिछले 12 साल में इस बयान को लेकर आपने किस किस तरह से इस्तेमाल किया है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? और उस पर कैसे रिएक्शंस आए? हम हिम्मत रखते हैं। अरे तो क्या दूसरा पक्ष हिम्मत नहीं रखता? 1 मिनट, आप खुद नंबर बताते हैं कि आप हो सकते हैं 100 करोड़, हम 15 करोड़ भारी हैं। आपको क्या लगता है कि दूसरा पक्ष नहीं बोल सकता है? हम कह रहे हैं, हम चैलेंज स्वीकार करते हैं उसका। सर, ये लोकतंत्र है, यहां पर सब सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहते हैं, तो आप चैलेंज मत कीजिए। किसी की चुप्पी को आप उसकी कमजोरी मत समझिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत करते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जवाब देने में वो आज भी सक्षम है, मतलब भाषा ही वही है कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर बताते हैं क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले।
आप देखिए अभी भी यहाँ पे खड़े होकर ये चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, और जैसे ही पुलिसिया कार्रवाई होती है कोर्ट के सामने जब जाते हैं तभी यही अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी अपना हलफनामा देते हैं जी कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कहना जानता ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूं। और यहां इनके प्रवक्ता बैठ के यहां चैलेंज दे रहे हैं। देखिए मानसिकता क्या है, मानसिकता ये AIMIM दंगाइयों का एक ग्रुप है, ये दंगा करने वाले लोग हैं, ये न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं, ये माहौल को खराब करने वाले लोग हैं, ये रेडिकलिस्ट लोग हैं, और ये लोग आतंकवादियों को भी समर्थन करते हैं। ये देश की संसद में खड़े होकर देश के संविधान का अपमान करते हैं। जो शपथ ये संविधान के दायरे में रह के लेना चाहिए वो तो शपथ नहीं लेंगे, ये बैठ के वहां पर जय फिलिस्तीन चिल्लाएंगे। एक बात और 20 सेकंड और मैथिल साहब, मैं कह रहा हूं कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं। आप जानते हैं कि चर्चा में वक्त कितना लिमिटेड होता है, और वहां तो 15 मिनट की बात होती है, यहाँ तो 15 सेकंड में बात रखनी पड़ती है। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं आपसे। वो कह रहे हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था, तो देश की जनता मतलब नहीं समझ पा रही, या गलत समझ रही है असदुद्दीन ओवैसी को, या वो मुस्कुराकर सब कुछ कह दे रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग इस पर कोई रिएक्ट ना करें? अनुराग भाई, असलियत तो यही है ना कि जो ये कहना चाहते हैं वो ये कहेंगे, ये धमकाएंगे भी, ये मंच से चैलेंज भी देंगे, और जब इन पे कानूनी कार्रवाई होती है तब ये हाथ जोड़ लेंगे, हलफनामा देंगे। एक और बात, ये जो बात कर रहे हैं ना अभी, देखिए इनका, अरे भैया सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे में इतना ही चैलेंज है, तुम अपने वोट बैंक को उकसाने के लिए, तुम देश में माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार की बात करते हो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। एक बात का जवाब भी देना नहीं सुनिए, अरे मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं आपको चैलेंज देता हूं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को, यहां से बैठ के कि भैया तुम जरा कोर्ट में हलफनामा दो ना कि हाँ हम तो 15 मिनट की बात करते हैं, हम देश के अंदर बहुसंख्यकों को धमकाने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि पुलिस हटाओ 15 मिनट के लिए, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वहां जाके कहा है आप लोगों की लुटिया डूब जाती है, वहां कहा है बन जाती है। मैथिल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, इस पर रंगरेज जी आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर बात कोर्ट की थी और कोर्ट में जब आपने यू टर्न ले लिया बड़े प्यार से, तो आज वो यू टर्न का ध्यान क्यों नहीं रखते? खैर रंगरेज साहब इस पर जवाब दीजिएगा। मैं अजहरी साहब आपके पास आ जाता हूं। देखिए सर, हमारे देश में सबको समान अधिकार है। आप 15 मिनट की बात कहेंगे, मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा कि आपके तंज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना सर। क्या आपको नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुस्कुराकर वो 15 मिनट वाली बात कहकर चले गए, ये हमारे देश के धार्मिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है? दरअसल ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं, ये हमारे देश का फैशन हो गया कि चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विरोधी दल हो, सबका एक ही काम रह गया है कि किसी तरीके से भी चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए। मतलब ओवैसी साहब ये कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ये ओवैसी साहब कर रहे हैं? बिल्कुल, ओवैसी साहब का भी तरीका ये अच्छा नहीं है। मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं सर, अच्छी बात है, सच बात कहने का आदी हूँ। चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो नितेश राणा हो, चाहे वो नवनीत हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, किसी की जबान सही नहीं है। जबान इस तरह से जबान दराजी करना, चुनाव है, चुनाव में अपनी बताइए, हमने देश के लिए क्या किया है, हमने कौन सा विकास कराया है। आप भी सांसद हैं और बहुत सालों से सांसद हैं आपने अपने विकास आप गिनाइए ना, इन बातों से क्या हासिल हो रहा है। मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, जिस तरह से जिस रास्ते पर देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से जहरीले बोले जा रहे हैं। अच्छा अजहरी साहब, आपने बहुत अच्छे नोट पर बातों को कहा। अजहरी साहब मैं रोक रहा हूं एक मिनट, आप अपनी बातों को सवालों के तौर पर और रखिएगा। लेकिन रंगरेज साहब, आपको तो यहां आज अजहरी जी का भी साथ नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं ठीक नहीं कह रहे हैं। आपने किया क्या मुसलमानों के लिए जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? रंगरेज जी, दरअसल अजहरी साहब कभी हैदराबाद नहीं गए, तेलंगाना नहीं गए। हमने क्या किया है वो तो जग जाहिर बात है। आप कभी जाइए ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी नहीं रंगरेज साहब, देखिए सच्चाई तो ये है कि नहीं एक मिनट वो नहीं गए, लेकिन आप लोग बंगाल भी चले गए, आप लोग बिहार भी चले गए, आप लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ लिए, महाराष्ट्र में भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान भरोसा नहीं करता आपकी बातों पर। हैदराबाद को आपने खूबसूरत बनाया है, तो आप उसकी खूबसूरती की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपके सामने? ठीक है रंगरेज जी, प्लीज जवाब दीजिए। ये डायलॉगबाजी से क्या हासिल हो रहा है? अरे हम तो करते हैं हमेशा, हमें तो मजबूर किया जाता है ऐसी बात करने पर, मगर जब एक्शन का रिएक्शन करना जरूरी है, मजबूर कर रहा है रंगरेज साहब? किया जाता है हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, कौन मजबूर कर रहा है? तुहिन सिन्हा मजबूर कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात हो, मगर करना ही नहीं चाहते ये पार्टी। एक करके एक मिनट
रंगरेज साहब कौन मजबूर करा, पहले तो ये क्लियर कीजिए। देखिए, भाजपा लगातार इन मुद्दों को हवा देती है। जो हिंदू मुसलमान की बात हो, हिंदू मुसलमान नफरती एजेंडा, नफरती तो क्या बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट जाकर बीजेपी ने बदल तुम्हारी मुसलमान जो है तुम्हारी भैंस ले, अरे रुक जाइए अनुराग भाई। अरे तो क्या बीजेपी ने जाकर बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट बदली, उसमें लिख दिया 15 मिनट का भाषण? भाई आप तो एक तो बीच में बहुत बोलते हैं अनुराग भाई। अरे आप जवाब नहीं दे रहे ना रंगरेज जी। क्या है आपके, क्या दिक्कत है बताइए? अच्छा दिक्कत बताइए। अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है रंगरेज साहब, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। आप बार बार बीच में आने की आदत है क्या आपको? नहीं, बीच में आने की बार बार आदत है क्या? नहीं, एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक मिनट मैदल साहब, एक मिनट। तुहिन सिन्हा जी एक मिनट। रंगरेज जी सुनिए, ऐसा है ना, जब घर की तरफ निकले तो घर की तरफ जाइए, पड़ोसी के घर में मत घुस जाइए। आपसे पूछा जाता है ओवैसी साहब पर, आप बात कहीं और की करते हैं, इसलिए बीच में टोकना पड़ता है। लिमिटेड टाइम होता है डिबेट का। आप जवाब दीजिए ना कि बीजेपी बदल दे रही है जाके बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट। वो 15 मिनट वाला मजाक बीजेपी ने लिखा था जाके। अरे सुन, हाँ, अरे ये कोई गैर कानूनी थोड़ी है। उन्होंने कहा अच्छा, तुम अगर देश के बहुसंख्यकों को ललकारोगे कि तुम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम, ये गैर कानूनी नहीं है। मैदल साहब एक मिनट, रंगरेज साहब सुनिए ना, सुनिए। आप, मुझे पता है बैरिस्टर साहब पर जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बड़ी ज़हीन बात कही यहां पर अजहरी साहब ने। उन्होंने सवाल पूछा कि आप लोग इस तरह की बात करके सिर्फ घुमा रहे हैं, आप लोगों ने किया क्या मुसलमानों के लिए? जरा जवाब दे दीजिए अजहरी जी को। रंगरेज जी, अरे दोनों ने कुछ नहीं किया साहब। हैदराबाद आइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे इलाकों में जाइए, वहां पर देखिए क्या काम किया है। बिहार जाइए, अरे बिहार जाइए, महाराज जाइए, हमारे जहां जहां विधायक है जाकर देखिए क्या क्या काम किए हैं। अब हम देश में प्रधानमंत्री तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है नहीं जो हम उनके काम गिनवा दें। अरे जो हमारे एमएलए हैं, जहां हमारे एमपी हैं, वहां जाके देखिए हमने कितने काम किए। तो कम से कम जबान में आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कह रहे हैं आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं। वो बात आप भाजपा से सदन में खड़े होकर के अपनी अच्छी जबान से मनवा भी सकते हैं। चुनाव के मैदान में आकर के वो पुरानी बातें लेकर के आएंगे तो जाहिर है कि दूसरा भी बोलेगा। जब दूसरा बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं अजहरी साहब। रंगरेज जी, आप बोलेंगे तो दूसरा भी जवाब देगा ना। बिल्कुल न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जल्दी से रंगरेज साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं तुहिन जी के पास जा रहा हूं। अच्छा सुनिए, 80-20 की बात कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है? मंगलसूत्र की बात कौन करता है? बेटी छीनने की बात कौन करता है? भैंस बकरी चुरा लेंगे ये कौन बात करता है? देश के सोर्सेज पे हमला कौन कर देगा? कौन करता है? धर्म युद्ध की बात कौन करता है? वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, हाजी साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आप कौम के हित में आप बोलते हैं। आपसे गुजारिश है, बिल्कुल भाजपा करती है। आपके पास मैदान है, सदन है, भाजपा उठाती है, भाजपा चाहती है देश में पोलराइज। ठीक है, ओके अजहरी साहब ठीक है, अजहरी साहब और रंगरेज साहब ठीक है, ओके, मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दिया। अब ठीक है, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। देखिए कम से कम रंगरेज जी को जवाब तो दे दिया अजहरी जी ने कि ओवैसी जी चाहे जितना भी बोले, मुस्लिम ही भरोसा नहीं करते हैं और बनते हैं फिर वोटों के ठेकेदार। ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। तुहिन सिन्हा जी, लेकिन बात घूम फिर कर वो 15 मिनट वाला भाषण दे दें, मजाक बनाकर चले जाएं, घूम फिर कर आनी बीजेपी पर है। ये बीजेपी करवा रही है सब कुछ, ये कह रहे रंगरेज साहब। AIMIM के प्रवक्ता को सुन रहा था, कितने कमजोर चरित्र के व्यक्ति होंगे ओवैसी अगर ये कहें कि उनको मजबूर किया जा रहा है ऐसे भाषण देने के लिए। क्या हमें मजबूर नहीं किया जाता? हमने कभी ये दुहाई नहीं दी है। जितनी बातें सनातन धर्म के विरुद्ध पिछले 1 वर्ष में कही गई है, आपको याद है? डीएमके कहती है कि सनातन को ध्वस्त कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। डीएमके का एक नेता कहता है कि मस्कीटो मच्छर की तरह है, और ये सभी इंडी अलायंस की पार्टियां उनका समर्थन करती है डीएमके का। तो हम तो मतलब खुलेआम ये सब कह सकते हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है। हम ये भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते, ये करते हैं क्योंकि इनकी अपनी इंटेग्रिटी, इनके अपने चरित्र में खोट है। ये बार बार उकसाना चाहते हैं मुसलमानों को। और अभी तो ये उकसावा क्यों? सिर्फ मुस्लिमों का वोट कंसोलिडेट कर देंगे अपने फेवर में, इसलिए? क्या कह रहे हैं आप तुहिन जी? ये उकसावा क्यों? क्या मुस्लिमों का वोट कंसोलिडेट कर देंगे अपने फेवर में, इसलिए? नहीं, उनको किसी का वोट प्राप्त नहीं है। हैदराबाद के बाहर उनको कोई पूछता ही नहीं है। ये उनकी बौखलाहट है। पिछले 10-15 वर्षों से जगह जगह ये तो बिहार में भी घूमा है।
ये तो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको नहीं छोड़ा। बिहार में भी घूमा है। ठीक है, बिहार के रंगरेज जी, रंगरेज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। बोल रहे हैं कोशिश तो आप हर जगह करते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी क्यों ना हो, आपको कोई नहीं पूछ रहा। रंगरेज जी, एक सवाल आजाद जी ने पूछा था शो पर कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया। अब सरकारी स्कीम निकाल के देख लीजिए, कोई भी सरकारी स्कीम निकाल के देख लीजिए, उसमें और 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर 35% पार्टी के आदमी थे वो। अगर हमारे मन में जरा सी भी खोट होती तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुहिन जी 1 मिनट, रंगरेज जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात। फैलाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हो लोगों के बीच में। हम एक मजबूत विपक्ष बनकर आज आपकी आंखों में आंखें डालकर आज सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कहाँ है महंगाई, कहाँ है महंगाई चरम सीमा पर चली गई। अरे तो महंगाई के सवाल पूछो ना, डॉलर के रेट कम करने की बात की थी, कहाँ है वो। अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो तुम जो है तुम बौखला जाते हो। मुद्दे की बात आप रिटेल इन्फ्लेशन फिगर देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन फिगर यूपीए की तुलना में कहीं कम है। अच्छा, 1 मिनट तुहिन जी, लेकिन एक बात मैं रंगरेज जी से पूछना चाह रहा हूँ। रंगरेज जी 1 मिनट, एक कायदे की बात पूछूं मैं आपसे। आप कह रहे हैं आप विपक्ष का काम कर रहे हैं। 288 में से लड़ तो 22 सीट पर रहे हैं, 16 सीट पर लड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा 22 तो पहली बार में लड़े थे 2014 में। तो ये ऐसे विपक्ष बन जाएगा आपका? मैंने बताया अभी आपको, सुन तो लीजिए। पहले हमारे 2 सीटें महाराष्ट्र में हम जीते थे और 15 सीटें ऐसी थी जहां पर हम दूसरी पोजीशन पे आए थे। हम सिर्फ वहीं पे फोकस कर रहे हैं अपना, ठीक है। ये हमारी रणनीति है, इसमें किसी का कोई नहीं कि हम सब पे चुनाव लड़े हैं। अभी नहीं लड़ रहे, हम जहां लड़ रहे हैं वहां ठीक लड़ रहे हैं। वो हमारी रणनीति है। भाजपा क्या थी, भाजपा का क्या इतिहास है? 1980 में से 84 तक कितने सांसद थे इनके, मैं पूछूं तो इनसे 2। कोई कमंडल की राजनीति, लेकिन चलिए मैं कहता हूं कि आप लड़ लीजिए, जितने पे लड़ना लड़ लीजिए, और जितने पे जीतना है आपकी वाहवाही है। लेकिन 15 मिनट की बात कहकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मैथिल साहब देखिए, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। अभी महंगाई की ये बात कर रहे थे और अभी ये बात करने लग गए थे बेरोजगारी की। 1 सेकंड में झुंझुना बजाना शुरू कर देते हैं, मंच से चिल्लाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और यहां बैठकर ये झुंझुना बजाते हैं। ये है इनका दुमुहापन। दूसरी चीज, इन्होंने इतिहास की बात की, तो इतिहास रजाकारों का, AIMIM का क्या है ये सबको पता है। 2 दिन से चल ही रहा है पूरे देश के अंदर कि किस पार्टी के इस समय प्रवक्ता बैठे हैं। ये वो पार्टी है जिसने भारत के अंदर किस प्रकार से नरसंहार किया, उसके बाद एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया और वो जो धड़ था ना, धड़ तो पाकिस्तान चला गया, और जो ये नीचे का है ना वो यहाँ हिंदुस्तान में रह गया पूंछ। तो ये जो है ना ये उछलती रहती है हर टाइम पूंछ, ये झुंझुने की तरह बजती है। रेड आपने देखा होगा ना, एक स्नेक होता है वो उसकी पूंछ हिलती है पर 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 पर, उसी प्रकार ये हिलना शुरू कर देते हैं मंच पर। मैं इनसे पूछता हूं, अपने किए हुए कुकर्मों का यहां बैठ के माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? रंगरेज पहले ये बताओ, किस प्रकार से आपने भारत के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद भी 48 में 49 में 50 में सियासत पर बात करते हैं ना। देखिए नहीं, ये वही सोच है ना, आप समझिए अनुराग भाई, ये सोच वही है, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि वो दिन हवा हुए, सुनो रंगरेज, ठीक है, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। लेकिन पत्थर उठाओगे तो तुम्हारा इलाज भी होगा, दंगा नहीं कर पाओगे यहाँ पर। मैं एक उम्मीद के साथ अजहरी जी के पास जाता हूं। अजहरी जी, आपने जब पहला कमेंट दिया मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपने आईना दिखाया, चाहे वो किसी भी पक्ष का क्यों ना था। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी, देखिए किसी भारत सरकार के मंत्री ने कह दिया था देश के गद्दारों को गोली मारो, तो इस पर कुछ लोगों ने, एक वर्ग ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। उस तरह की सांकेतिक चीजें आज असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं, और जब दूसरा पक्ष भड़केगा तो आपको क्या लगता है कि क्या अंजाम हो सकता है? बिल्कुल सुनिए मेरी बात। मैंने ये पहले ही लफ्जों में जो बात थी मैंने आपको दर्शा दी, लेकिन सूर्य मैथुल जी ये बोल रहे थे अभी कि वो ये देश जो है वो नेहरू का नहीं है, मोदी का देश है। क्या नेहरू इस देश के वजीर आजम नहीं थे क्या? नहीं, वो दौर की बात कर रहे हैं। तो उनका देश मैंने दौर की बात की है। अब यहाँ पर पत्थरबाजों को, दंगाइयों को गले में माला डालने का प्रचलन नहीं है जारी जी। तुमसे बड़ा उनका इलाज देश की पुलिस और देश की फौज अच्छे से करना जानती है। कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज किया, देश के अंदर जो सांप पल रहे थे
उनको निकाल कर बिलों से जेलों में डाला है। अब कोई प्रधानमंत्री कश्मीर के आतंकवादी को अपने यहाँ बैठाकर दस्तरखान बिछाकर खाना नहीं खिलाता, अब वो जेल में जाता है, वहाँ जेल में उसकी खातिरदारी होती है। तुम अपना भूलाते हो। नहीं, काहे बौखला क्यों रहे हैं आप? अरे काहे बौखला रहे हैं आप? ये बताइए ना, बौखला क्या रहे हैं? का नारा लगा के मुसलमानों को मार रहे हो, जो धमकियां कहाँ मार दिया जरा बताओ मुझे, एक जगह बताओ ना कहाँ मारा। दंगे आप करोगे, पत्थरबाजी आप करोगे, हत्याएं आप करोगे, गोली आप चलाओगे, उसके बाद नहीं मैथिल साहब नहीं, ओके मैथिल साहब नहीं ठीक है, ओके अजहरी साहब 10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं तुहिन जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से अजहरी साहब। कोई बेचारा ना बने, जो सत्ताधारी नहीं, लेकिन भड़काएंगे तो कौन चुप बैठेगा? अगर आपको कोई धमकी देगा आप चुप बैठेंगे क्या अजहरी साहब? अपनी विफलताओं को मुसलमानों के पीछे छिपाना छोड़ दें। ये क्या इलेक्शन कमीशन सर, लेकिन जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी तो बात कर रही होगी तुहिन सेना जी। ये सब कुछ सिर्फ वोट के लिए प्रपंच है कि भाई देखिए मैं बोलता हूं आपके लिए, मैं जो कर सकता हूं वो सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये सिर्फ उकसावा और भड़कावा है ओवैसी के साहब की तरफ से। तुहिन सेना बिल्कुल नुकसाना भड़काना तो है ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको डिबेट को थोड़ा विस्तार कीजिए। देखिए ओवैसी जो है वो इंडी अलायंस की बी टीम है, इन्होंने गुहार लेके ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले तक ये रिक्वेस्ट करते रहे इंडी अलायंस को, अगाड़ी को, कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए महाराष्ट्र के अंदर। आज मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को जवाब देना है कि क्या ये उनकी हरकतें कर रहे हैं, क्या रंगरेज साहब देखिए 15 सेकंड भी नहीं दे पाऊंगा, अगले 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं रंगरेज साहब? लास्ट कॉमेंट। क्या ओवैसी की हरकतों? देखिए बीजेपी की बी टीम कौन है, मैं बताता हूं। बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, उद्धव गुट है, सपा है, बसपा है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं बीजेपी की बी टीम है। हम तो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछते हैं, इसलिए सबसे बड़े विरोधी इनके हम हैं, और हम इनसे सवाल पूछते रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है।